मिले टाइम्स में खुश आमदीद। मशहूर OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज़ पर इन दिनों बहुत ज़्यादा हंगामा बरपा है। राइट विंग ने आसमान को सर पर उठा रखा है। कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स ने एक मरतबा फिर भारत का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदुओं को दहशतगर्दी से जोड़ दिया है। जिन लोगों ने दहशतगर्दी की थी उनको दहशतगर्द लिखने और बताने के बजाय हिंदुओं को ही दहशतगर्द बता दिया गया। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत अहम वीडियो है। दरअसल नेटफ्लिक्स ने इन दिनों एक वेब सीरीज रिलीज किया है जिसका नाम है IC-814 और ये जो वेब सीरीज है एक हकीकत पर मबनी घटना पर मुश्तमिल है। आपको मालूम है कि 24 दिसंबर 1999 को भारत का एक फ़्लाइट हाईजैक किया गया था। इंडिया एयरलाइंस का जो जहाज़ था वो काठमांडू से हाईजैक किया गया और 6 दिनों के बाद समझौता हुआ। उसमें 176 से ज़्यादा इंडियन शहरी सवार थे, पैसेंजर थे। बातचीत हुई और बातचीत के नतीजे में इंडिया को 3 ऐसे शख्स को रिलीज़ करना पड़ा जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम थे। उन्होंने बाद में इंडिया को नुकसान पहुंचाया। उसमें से एक बड़ा नाम मौलाना मसूद अजहर का है, वो इंडिया की जेल में बंद थे। और ये जो रिहाई हुई या समझौता हुआ, जो हाईजैकर्स थे जिन्होंने बातचीत मानी इंडिया की, उसमें तालिबान ने अहम किरदार निभाया। उस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, मुल्ला उमर तालिबान के अमीरुल मोमिनीन थे और उनकी वजह से इंडिया के लिए पैसेंजर जहाज़ को रिलीज़ कराना या हाईजैकर्स के साथ बातचीत तक पहुँचना आसान हुआ। तालिबान ने शानदार किरदार निभाया। इन तमाम बातों को इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। जो हकीकत पर मबनी घटना है उसको बताया गया है। अब राइट विंग ग्रुप ने इस पर हंगामा बर्पा कर दिया और कहा कि इंडिया का अपमान किया गया है और इस तरह के कमेंट्स लगातार लिखे जा रहे हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे कि कमेंट्स क्या है, लेकिन पहले ये बताते हैं कि जो वेब सीरीज आई है IC-814 के हवाले से वेब सीरीज क्या है, 1999 में हुआ क्या था और फिर आज के दौर में उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर यह वेब सीरीज रिलीज हो गई है और इसका ट्रेलर आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। तारीख थी 24 दिसंबर 1999 में शाम के 4 बज रहे थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के एयरपोर्ट से इंडिया एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 ने उड़ान भरा। उड़ान भरने के तकरीबन आधा घंटा के बाद कैप्टन शरणदेव ने ऐलान किया कि उड़ान की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, अब आप रिलैक्स हो सकते हैं, बेल्ट को खोल सकते हैं और जल्द ही कैबिन क्रू आपको सर्व करेंगे। आप खिड़की से बाहर हिमालय का मंजर भी देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। कैप्टन की तरफ से ऐलान होने के बाद ही लोगों ने अपनी सीटों से उठकर विंडोज के बाहर देखना शुरू कर दिया कि कैसा ऊपर से हिमालय दिखता है। वो फ्लाइट इंडिया के एयर स्पेस में भी आ चुका था। तभी अचानक ये ऐलान किया जाता है कि फ्लाइट हाईजैक हो गया है और आप सब अपनी जगह बैठे रहें, आप सब अपने हाथों को ऊपर उठा लें। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। अगर किसी ने भी गड़बड़ करने की कोशिश की, किसी ने हमारे मिशन को नुकसान पहुंचाया, तो उसको यहीं पर मार दिया जाएगा। हाईजैकर्स ने यह भी कहा कि हम एक मिशन पर हैं और अपने मिशन के मुकम्मल होने तक हम आपका मुकम्मल ताउन चाहते हैं। 5 हाईजैकर्स पूरे जहाज में घूमने लगते हैं। एक हाईजैकर सबसे पहले शरणदेव जो कैप्टन थे उनके पास पहुंचता है और उनकी गर्दन पर बंदूक तानता है और कहा जाता है कि तुमको इस जहाज को काबुल की तरफ लेकर के जाना है, दिल्ली की तरफ नहीं। उसके अलावा एक और गेट पर खड़े होते हैं कि इंजीनियर्स की गर्दन पर बंदूक टानता है और 3-4 जो हाईजैकर थे पूरे जहाज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हर एक से कहा जाता है कि तुम अपनी जगह चुपचाप बैठे रहो, किसी को उठने की जरूरत नहीं है, किसी को इस्तिंजा के लिए किसी और चीज़ के लिए जाने नहीं दिया जाएगा। इन लोगों ने हाईजैक क्यों किया था, किस वजह से क्या था, किसी को पता नहीं था। कैप्टन को भी पता नहीं चल सका कि इन लोगों ने क्यों हाईजैक किया है। कैप्टन ने चालाकी की और उन्होंने अपनी टीम को या सिस्टम को बताने की कोशिश की कि इस फ्लाइट को हाईजैक किया गया है, लेकिन हाईजैकर्स इस बात को समझ गए कि कैप्टन क्या मैसेज देना चाहते हैं। उसके बाद कैप्टन ने कहा कि तुम दिल्ली नहीं बल्कि इस फ्लाइट को लेकर सीधे काबुल की तरफ जाओ। इंजीनियर ने कहा कि हमारे जहाज में इतना ऑयल और तेल नहीं है जिसकी वजह से हम काबुल जा सके, हमें हर हाल में दिल्ली में ही लैंड करना होगा। अगर हमने दिल्ली में इस फ्लाइट को लैंड नहीं किया तो हमारी फ्लाइट क्रैश कर जाएगी। हाईजैकरों ने कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें हर हाल में काबुल ले जाना पड़ेगा। तब फ्लाइट के इंजीनियर ने कहा कि तुम यहाँ पर खोल करके देख लो, तेल नहीं है, इतना ही तेल है जिससे हम दिल्ली में लैंड कर सके। हाईजैकरों ने देखा तो वाकई में तेल बहुत कम था। उसके बाद हाईजैकर्स में कुछ लोग ऐसे थे जिनको जहाज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, जिसको मालूमात थी कि जहाज़ कैसे रन करता है। चुनांचे उन्होंने पायलट से पूछा कि तुम्हारा अल्टरनेटिव
एयरपोर्ट कौन सा है, अल्टरनेटिव लोकेशन कौन सा है। अगर तुम दिल्ली में लैंड नहीं कर सकते तो दूसरा कोई लोकेशन बताओ जहां तुम लैंड कर सकते हो। पायलट ने बताने से इनकार किया। तब हाईजैकरों को लगा कि लोग जानबूझकर नहीं बता रहे हैं, हमसे चीज़ों को छुपा रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन वहां पर रखे किताब को उठाया और उसमें जो अल्टरनेटिव लोकेशन लिखा हुआ था वो अमृतसर या लाहौर एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का है वो था। यानी दिल्ली में अगर कोई फ़्लाइट लैंड नहीं कर पाता है तो दिल्ली से सबसे नज़दीक अगर कोई एयरपोर्ट है तो वो इंडिया का अमृतसर का एयरपोर्ट है या फिर लाहौर एयरपोर्ट है जो पाकिस्तान की सरहद में आता है। चुनांचे इन तमाम हाईजैकरों ने पायलट से कहा कि तुम लाहौर एयरपोर्ट से रब्ता करो और जहाज़ को लाहौर में लैंड करो। पायलट ने लाहौर एयरपोर्ट से रब्ता किया और कहा कि हमें जहाज़ को लैंड करने की परमिशन चाहिए। IC-814 को लाहौर एयरपोर्ट ने लैंडिंग की परमिशन देने से इनकार कर दिया और कहा कि यहाँ आपको लैंडिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी। पायलट ने कहा हाईजैकरों से कि लाहौर एयरपोर्ट ने लैंडिंग की परमिशन देने से इनकार कर दिया है। अब हाईजैकरों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गई थी कि अब कहाँ जहाज़ को लैंड कराना है। ऑयल इतना नहीं था कि जहाज़ आगे जा सके। हाईजैकरों ने आपस में मशवरा किया, बातचीत की और उसके बाद इन्होंने कहा कि अमृतसर दूसरा लोकेशन है, तुम वहाँ फ़्लाइट को लैंड करो और वहाँ सिर्फ जहाज़ में तेल को भरना है और उसके बाद उड़ाना होगा। पायलट को अंदाज़ा था, उन्होंने इंडिया की सरकार को बता दिया था कि फ़्लाइट हाईजैक कर लिया गया है और इससे अमृतसर में आपकी मदद की ज़रूरत होगी, आपको बताना होगा। एक तरह से वाज़ेह मैसेज था। इधर इंडिया की IB रॉ तमाम एजेंसियों को, हुकूमत को पता चल चुका था कि जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया है और ये लोग इसी की तलाश में थे कि जहाज़ लाहौर जाने के बजाय अमृतसर में लैंड करे, क्योंकि जब जहाज़ दिल्ली में लैंड नहीं होगा तो दो ही ऑप्शन था नियरेस्ट लोकेशन जहां जहाज़ लैंड कर सकता है, एक लाहौर, दूसरा अमृतसर। इंडिया की जो IB जो सरकार जो इंतज़ामिया थी वो कोशिश कर रही थी कि जहाज़ लाहौर में लैंड ना हो, क्योंकि अगर जहाज़ लाहौर में लैंड होता है तो मामला इनके हाथों से निकल जाएगा, अमृतसर में हो। जैसे जहाज़ के अमृतसर में लैंड होने की खबर आती है, इंडियन इंतज़ामिया ने हरकत करनी शुरू कर दी। फ़ौज को बुलाया गया, IB भी एक्टिव हो गई, रॉ भी एक्टिव हो गया और कोशिश की गई कि जहाज़ को यहाँ हाईजैकरों से आज़ाद कराया जा सकता है। दिल्ली से कमांडोज को भेजना मुश्किल था क्योंकि इतने कम वक्त में दिल्ली से कमांडोज वहां नहीं पहुंच सकते थे, तो पंजाब में जो कमांडोज थे उनको वहां भेजा गया। कमांडोज जहाज़ के करीब पहुंच गए थे। जहाज़ अमृतसर में लैंड हो चुका था और लैंड हो जाने के बाद जो हाईजैकर्स थे उन्होंने पायलट से कहा कि तुम्हें जहाज़ को एक जगह पर पार्क नहीं करना है बल्कि रनवे पर जहाज़ को दौड़ाते रहना है, चलाते रहना है। हाईजैकर्स को अंदाज़ा था कि अगर जहाज़ मुस्तकिल एक जगह पर खड़ा रहा तो हो सकता है कि तेल भरने के नाम पर, रिफ्यूलिंग के नाम पर जहाज़ को बाजियाब कराने की कोशिश करे। जब ताख़ीर होती गई तो जो हाईजैकर्स थे उन्होंने पायलट पर दबाव बनाया और कहा अभी तक क्यों तेल नहीं आया है। पायलट ने अपनी टीम पर गुस्सा किया और कहा अभी तक क्यों तेल नहीं आया है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। इधर जानबूझकर डिले किया जा रहा था, लेट किया जा रहा था ताकि तेल भरने के नाम पर जहाज़ को मज़ीद देर तक रोका जा सके, उसको बाजियाब करा जा सके। कमांडोज वहाँ पहुँच गए लेकिन वो ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे कि हमें ऑर्डर मिले कि फायरिंग करनी है, किस तरह ऑपरेशन को अंजाम देना है। ऑपरेशन को अंजाम देने की परमिशन नहीं मिल सकी, ऑपरेशन के लिए इंतज़ार था। दूसरी तरफ 45 मिनट का वक्त गुजर गया था। जहाज़ में जो हाईजैकर्स थे उनमें से एक जिसका नाम बर्गर बताया गया था वो बहुत ज़्यादा चालाक था। उसने लाइट जला करके देख लिया कि जो ऑयल भरने के लिए गाड़ी आई है, जो ट्रक है उसमें कमांडोज खड़े हैं। चुनांचे उन लोगों ने मामले को समझ लिया और फ़ौरन गिनती शुरू कर दी। पायलट की गर्दन पर बंदूक रखा और कहा अब हम उल्टी गिनती शुरू कर रहे हैं और फ़ौरन तुम जहाज़ को उड़ाओ, 5 4 3 2 1 और जहाज़ ने पायलट को दोबारा से उड़ाना शुरू कर दिया। जहाज़ टेक ऑफ हो गया। जैसे जहाज़ टेक ऑफ होता है एक बुरी खबर आ जाती है कि अब जहाज़ को काबू में करना या बाजियाब कराना मुश्किल हो गया। मीडिया में भी हर तरह की खबर गर्दिश करने लगी। मीडिया ने ज़्यादातर पायलट्स को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया कि पायलट्स को थोड़ा और रुक जाना चाहिए था। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार ने कमांडोज को ऑपरेशन करने का कोई आदेश नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया, इस देरी की वजह से हुई। और इस तरह अमृतसर से ये जो जहाज़ है वो उड़ान भरता है और अब अमृतसर से जहाज़ के उड़ान भरने के बाद ये जहाज़ पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो जाता है। लेकिन तेल था नहीं, रिफ्यूलिंग हुई नहीं थी, जहाज़ जाए तो कहाँ जाए। दोबारा से हाईजैकरों ने कहा कि तुम लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की परमिशन मांगो। इंडियन सरकार ने भी कहा कि हर हाल में लाहौर में
लैंडिंग जहाज़ को हो जाना चाहिए, वरना इतने सारे लोगों की जान ख़तरे में है। लेकिन लाहौर एयरपोर्ट ने वहाँ लैंड करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। हाईजैकरों ने कहा कि तुम ज़बरदस्ती एयरपोर्ट पर जाओ। जब लाहौर इंतज़ामिया को लगा कि ये हर हाल में हमारे यहाँ लैंड करेंगे, तो लाहौर एयरपोर्ट ने अपनी तमाम लाइटों को बुझा दिया और कहा कि यहाँ लैंडिंग की परमिशन नहीं होगी। जब परमिशन नहीं मिल सकी, अब जहाज़ को कहाँ लैंड कराना है, तो जो पायलट थे वो तलाश कर रहे थे कोई खाली जगह, कोई खेत, कोई मैदान जहाँ जहाज़ को लैंड कराया जा सके, क्योंकि जहाज़ में तेल नहीं था। इधर इंडियन सरकार भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और कोशिश कर रही थी कि लाहौर एयरपोर्ट में जहाज़ की लैंडिंग हो जाए। उस वक्त पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, उन्होंने नवाज़ शरीफ को हटा दिया था और ख़ुद वो हुकूमत पर काबिज़ हो चुके थे। नवाज़ शरीफ और उनकी हुकूमत लैंडिंग की परमिशन नहीं दे रही थी। तब बराह रास्त इंडिया से हाई कमान ने, इंडिया के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, इन लोगों ने बातचीत की पाकिस्तान की हुकूमत से और आखिरी वक्त में पाकिस्तान की हुकूमत ने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन दी। जो इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया कि एक जगह खाली दिखा तो वहाँ पायलट ने जहाज़ को लैंड कराने की कोशिश भी की, लेकिन जब परमिशन मिल जाती तो फ़ौरन जहाज़ को ऊपर किया गया। लोग बहुत करीब से दिख रहे थे, लोगों ने भी देखा कि जहाज़ ऊपर जा रहा है, कहाँ खेत में उतरेगा या गिर जाएगा। फिर लाहौर एयरपोर्ट पर दोबारा जहाज़ पहुँचता है, जहाज़ की लैंडिंग होती है। तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। लैंडिंग होते ही जहाज़ में रिफ्यूलिंग होती है, तेल भर दिया जाता है और कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि 1 मिनट भी ज़ाय के बगैर तुम लाहौर एयरपोर्ट को छोड़ दो। चुनांचे लाहौर एयरपोर्ट से जहाज़ ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। जैसे ही टेक ऑफ मुकम्मल हो जाता है, पायलट पूछते हैं हाईजैकर से कि अब कहाँ जाना है। हाईजैकर्स कहते हैं कि तुम कंधार एयरपोर्ट की तरफ चलो। जब पायलट ने कंधार एयरपोर्ट से रब्ता किया कि हमें लैंडिंग की परमिशन चाहिए, तो वहाँ से जवाब आता है कि रात में हमारे यहाँ लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं है, आपको दिन के टाइम में आना होगा। अब और मुश्किल खड़ी हो गई, हाईजैकर परेशान हो गए। हाईजैकर्स के आपस में भी थोड़ी सी चेमी गोया हुई कि हमें अपनी मंजिल नहीं मालूम है, डेस्टिनेशन नहीं मालूम है कि कहाँ जाना है, किस तरह हम फ़िज़ा में उड़ते रहेंगे। पायलट ने भी कहा कि हमारे पास इतना ऑयल नहीं है कि हम पूरी रात एयर स्पेस में जहाज़ को चक्कर लगाते रहें और सुबह कंधार में हम लैंड करें। हमें कहीं ना कहीं तो लैंड करना ही होगा, वरना जहाज़ क्रैश हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। जहाज़ पाकिस्तान की सरहद से आगे बढ़कर, अफ़गानिस्तान की सरहद से आगे बढ़कर गल्फ़ पर्शियन सी में चला जाता है। अब इन लोगों ने या हाईजैकर्स ने कहा कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो दुबई एयरपोर्ट का ऑप्शन है। चुनांचे कैप्टन ने दुबई एयरपोर्ट से रब्ता किया और दुबई की इंतज़ामिया ने लैंडिंग की परमिशन दे दी। लेकिन जो दुबई का मेन एयरपोर्ट है वहाँ लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई, बल्कि जो दूसरा एयरपोर्ट है वहाँ परमिशन दी गई और ये परमिशन भी इंडियन हुकूमत की रब्ता की बुनियाद पर दिया गया। इंडियन हुकूमत ने रब्ता किया दुबई की सरकार से कि आप हमारे जहाज़ को वहाँ लैंडिंग की परमिशन दीजिए, वरना 190 लोगों की जानें ख़तरे में हैं। कंधार एयरपोर्ट पर रात में लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं है। तब दुबई के एक फ़ौजी एयरबेस पर IC-814 को लैंडिंग की परमिशन दी गई, वहाँ जहाज़ लैंड हुआ। उसके बाद इंडियन हुकूमत ने लगातार दुबई की सरकार से रब्ता किया और इंडियन हुकूमत ने दुबई से मांग की कि उनको वहाँ ऑपरेशन की इजाज़त दी जाए, ताकि फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए हम इस जहाज़ को आज़ाद करा सके, बाजियाब करा सके। लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने इंडियन सरकार को ये राइट नहीं दिया, परमिशन देने से इनकार कर दिया। उस वक्त इंडिया और UAE में इतने अच्छे रिश्ते भी नहीं थे। अलबत्ता इंडिया की रिक्वेस्ट पर UAE की हुकूमत ने ज़रूर किया कि हम जहाज़ में रिफ्यूलिंग उस वक्त करेंगे, यहाँ से उस वक्त हाईजैकरों को जाने देंगे जब तक हम तमाम ख़वातीन और बच्चों को यहाँ ना उतार लें। चुनांचे जितनी ख़वातीन उस जहाज़ में सवार थी, जितने बच्चे सवार थे, उन तमाम को हाईजैकर्स को दुबई सरकार के ऑर्डर पर या रिक्वेस्ट पर वहाँ उतारना पड़ा। इसके अलावा अमृतसर में जिन लोगों को हाईजैकर्स ने ज़ख्मी किया था पायलट को धमकाने के लिए, एक की मौत भी हो गई थी, उन तमाम ज़ख्मियों को भी वहाँ दुबई में उतार लिया गया। उसके बाद दुबई की सरकार ने रिफ्यूल कर दिया, जहाज़ में तेल भर गया, सुबह का टाइम था, तो जहाज़ ने दोबारा दुबई से उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद जहाज़ सीधे कंधार आता है। कंधार में आकर के IC-814 ने लैंड किया और लैंड हो जाने के बाद हाईजैकर्स से बातचीत करने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन शुरू के 2 दिन तक इंडियन सरकार ने हाईजैकर से बातचीत नहीं की। इंडिया में उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी, या कह लीजिए BJP की हुकूमत थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थे, LK एडवाणी वहाँ इंडिया के होम मिनिस्टर थे और जसवंत सिंह वज़ीर ख़ारजा थे।
शुरू में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम दहशतगर्दों के सामने या हाईजैकर्स के सामने झुकने वाले नहीं हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अलायंस की सरकार थी, बाद में ऑल पार्टीज मीटिंग हुई और मीटिंग में फैसला हुआ कि 176 पैसेंजर है, कुल 190 लोग हैं, हमें उनकी जान बचानी होगी और उसके लिए उनकी जो डिमांड है उस पर गौर करना होगा, बातचीत का सिलसिला शुरू करना होगा। उधर हाईजैकर्स को जब शुरू में पता चला कि इंडिया की जो सरकार है वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है, 2 दिन गुजर गए हैं, तो उन्होंने दूसरे दिन पायलट को कहा कि चलो तुम जहाज़ को उड़ाओ और हम सीधे इंडिया चलते हैं। पायलट ने कहा कि 16 घंटे तक लगातार जहाज़ उड़ता रहा है, कोई इसकी चेकिंग नहीं हुई है, इंजीनियरिंग नहीं हुई है, सभी की ज़िंदगी ख़तरे में है। तो हाईजैकर्स ने कहा कि हमारा मकसद ही है जहाज़ को क्रैश कराना, और इंडिया की सरकार जब हमसे बातचीत नहीं करना चाहती है, हमसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम जहाज़ को सीधे लेकर जाएंगे इंडिया की राजधानी दिल्ली और पार्लियामेंट पर इस जहाज़ को हम क्रैश करेंगे। जब हाईजैकर्स की तरफ से धमकी आती है, इधर इंडिया में मीटिंग हो जाती है, तब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और आईबी के कुछ अहम ऑफिसर्स को, वजारत खारजा के कुछ सीनियर जिम्मेदारों को वहाँ भेजा जाता है और इस तरह ये लोग कंधार पहुँचते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले इंडियन जिम्मेदारों ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया तो कहा कौन बात करेगा, तो उनकी तरफ से कहा गया कि फ़्लाइट में बैठ कर ही जो उनके चीफ है, उनका एक कोड वर्ड था, वो बातचीत करेंगे हाईजैकर की तरफ से। चांचे चीफ ने बातचीत करना शुरू किया और इंडियन जिम्मेदारों ने या इंडिया ने पूछा कि आपकी डिमांड क्या है, आपने क्यों हमारे जहाज़ को हाईजैक किया। तो एक तरह से डिमांड मांगी गई तो हाईजैकर्स ने कहा कि हम आपको शाम 4 बजे अपनी डिमांड भेजेंगे, अभी नहीं। शाम को 4 बजे एक लेटर में लिख करके हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड भेज दिया कि ये हमारी डिमांड है और इसको आपको हमें देना होगा, तब हम आपके जहाज़ को रिलीज़ करेंगे। उनकी जो डिमांड थी उसमें 3 चीज़ें थी। पहला था 35 लोगों की रिहाई जो पाकिस्तान के या दूसरे इलाकों के थे और इंडिया ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उन सबको जेल में बंद कर रखा था। उसमें एक बड़ा नाम था मौलाना मसूद अजहर का। 1996 में वो इंडिया आए थे कश्मीर में 2 जिहादी ग्रुपों के दरमियान समझौता कराने, लेकिन इंडियन पुलिस ने, आर्मी ने उनको गिरफ्तार कर लिया और वो जेल में बंद थे। उनको रिहा कराने की कई मरतबा कोशिश हुई लेकिन हर कोशिश नाकाम हुई। ये कोशिश भी उनको रिलीज़ कराने की थी। तो 35 लोगों के नाम शामिल थे कि इन सबको हमें सौंपना होगा। दूसरा था सज्जाद अफगानी की लाश को वापस करना। सज्जाद अफगानी ने मौलाना मसूद अजहर को जेल से आज़ाद कराने की कोशिश की थी, वो मारा गया था। हाईजैकर्स ने उनकी लाश को भी वापस करने का मुतालबा किया। और तीसरी डिमांड थी, तीसरा मुतालबा था $200 मिलियन देना। ये 3 मुतालबात थे और इन तीनों मुतालबात पर कई दिनों तक बातचीत होती रही लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। जो हाईजैकर्स थे वो अपनी डिमांड पर अटल थे। इधर से बातचीत लगातार की जा रही थी, कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। उधर तालिबान की अफ़गानिस्तान में सरकार थी और वो जितने पैसेंजर थे उन सबको खाना खिला रहे थे, सबको फूड दे रहे थे, सबको सपोर्ट कर रहे थे और दोनों ग्रुप के साथ बराबर का वो सहयोग कर रहे थे। इंडिया के लिए हाईजैकर्स से बातचीत करना जब मुश्किल हो रहा था, हाईजैकर्स अपनी शर्तों से नीचे आने को तैयार नहीं थे, तब इंडिया के एक सीनियर ऑफिसर ने राब्ता किया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुतवक्किल से। उस वक्त वहाँ मौजूद भी थे, वही सारी चीज़ों को डील कर रहे थे और उनसे इन्होंने कहा कि यहाँ आपकी सरज़मीन पर गैर इस्लामी काम हो रहा है, ये तालिबान की हुकूमत है, तालिबान इस्लाम के नाम पर हुकूमत कर रहे हैं और आपकी सरज़मीन पर रुपया मांगा जा रहा है, लाश का मुतालबा किया जा रहा है और ये चीज़ें गैर इस्लामी हैं और इसको नहीं होना चाहिए। तालिबान रहनुमाओं को भी ये बातचीत समझ में आई। मामला तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर तक पहुंचा। उन्होंने अपने घर पर एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने तय कर दिया कि हाईजैकर्स को सिर्फ अपनी एक मांग ही करनी होगी, जो वो ज़िंदा लोगों की लाश मांग रहे हैं जो इंडिया की जेल में बंद है। रुपये का जो मुतालबा है वो नहीं होगा, इसी तरह जो लाश का मुतालबा है वो नहीं होगा। कई दिन हो गए बातचीत नहीं हो रही थी, तब उन्होंने, यानी जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा थे तालिबान के, उन्होंने दोनों के सामने बातचीत की। हाईजैकर्स फ़ोन पर इसको सुन रहे थे और इंडिया के जो ऑफिसर्स थे सामने मौजूद थे, उन्होंने बातचीत की और कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर ने आपकी 2 डिमांड को खारिज कर दिया है। एक पैसे की डिमांड को जो $200 मिलियन आप मांग रहे हैं और दूसरी डिमांड सज्जाद अफगानी की लाश को। आप सिर्फ अपनी एक डिमांड इनसे कर सकते हैं जो जेल से लोगों की आज़ादी का मामला है। इसी तरह इन लोगों ने कहा कि आपके पास 24 घंटे का मज़ीद वक्त है, 24 घंटे में आप समझौता कर लीजिए, नेगोशिएशन कर लीजिए। अगर 24 घंटे में आप लोग
किसी नतीजा तक नहीं पहुंचते हैं तो इस जहाज़ में तेल भर दिया जाएगा और जहाज़ को यहाँ से टेक ऑफ करा दिया जाएगा। फिर जहाज़ जाकर के कहीं क्रैश हो, कहीं कुछ हो, आपको समझना है हम जिम्मेदार नहीं हैं। इस बीच एक और मामला हुआ जब तालिबान इंडिया की बात मानने को तैयार नहीं थे तो इंडिया के उस वक्त के जो ऑफिसर्स गए थे समझौता कराने के लिए या मुज़ाकरात के लिए, उनमें से एक ने कहा कि हम जिस जहाज़ से आए हैं उसमें कमांडोज मौजूद है, कमांडोज को निकालो, इन पर फायरिंग करो, कुछ लोग मरेंगे कुछ जिंदा बचेंगे, लेकिन मजीद इनसे बातचीत नहीं हो सकती है। जैसे तालिबान के रहनुमाओं को, जिम्मेदारों को वहाँ पर खबर मिलती है कि इंडिया के एक ऑफिसर ने इस तरह की बातचीत की है, फ़ौरन तालिबान के जो ऑफिसर्स थे, तालिबान की जो सिक्योरिटी थी वहाँ पर, उन सब ने चारों तरफ से रनवे पर जहाज़ को घेर लिया, अहाता कर लिया और कहा कि तुम्हें खून खराबा करने का शौक़ है, तुम्हें हमला करने का शौक़ है और हमारी ज़मीन पर ऐसा करोगे, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर ऐसा करना है तो चलो करो, हम देखते हैं कैसे तुम्हारी ये हिम्मत हुई बोलने की। उसके बाद इंडिया के दूसरे ऑफिसर ने भी समझाया, बोला ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसी बात निकल गई है। ये बातें टल गई। 24 घंटे का वक्त था, अल्टीमेटम दे दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर आप लोगों को सुलह समझौता करना है वरना हम मज़ीद यहाँ ठहरने नहीं देंगे। ये पूरी बातचीत हो जाने के बाद इंडिया की तरफ से कहा गया कि आप सिर्फ 3 लोगों का नाम लीजिए। हम जानते हैं कि मौलाना मसूद अजहर आपके लिए बहुत अहम है, इसलिए मौलाना मसूद अजहर को रिलीज किया जाएगा। उसके अलावा कोई भी 2 नाम आप अपनी तरफ से बताइए, हम आपको 2 नाम बता देते हैं। और इन्होंने 2 नाम बता दिए। हाईजैकर्स ने उन 2 नामों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर कहा कि नहीं, अब वो तीनों नाम हम तय करेंगे और इसी पर बातचीत होगी और ये आखिरी हमारी डिमांड होगी, इसके बाद हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। पहला नाम उन्होंने मौलाना मसूद अजहर का बताया, दूसरा नाम अहमद सईद का बताया और तीसरा नाम मुश्ताक जरगर का बताया गया और कहा गया इन तीनों को आपको एक साथ रिलीज करना होगा। मौलाना मसूद अजहर को रिलीज करने पर इंडिया की हुकूमत तो एग्री हो गई थी, लेकिन मुश्ताक जरगर और खजर सईद को रिलीज करने पर इंडिया की हुकूमत, यहाँ के जिम्मेदारान, यहाँ के ऑफिसर्स एग्री नहीं थे। लेकिन बाद में इंडिया की सरकार को एग्री करना पड़ा क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हाईजैकर्स ने कह दिया था कि ये आखिरी हमारी डिमांड है और इसके अलावा हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। उसके बाद मौलाना मसूद अजहर, खजर सईद और मुश्ताक जरगर तीनों को एक खुसूसी फ़्लाइट के ज़रिए कंधार एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जसवंत सिंह भी कंधार पहुंचते हैं, दूसरे सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंचते हैं। इन सब ने एक दूसरे जहाज़ के ज़रिए वहां फंसे तमाम इंडियंस को इंडिया लाने का इंतज़ाम किया। इसी तरह इन तमाम जो मतलूब थे, हाईजैकर्स जिनकी मांग कर रहे थे, उनको एक खुसूसी तैयारा के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए कंधार में पहुंचाया गया। उसके बाद वहाँ एक एम्बुलेंस आती है और उस एम्बुलेंस में मौलाना मसूद अजहर को, उनके साथ 2 और लोगों को बैठाया गया। हाईजैकर्स ने उनको देखा कि वो सब आगे हैं तो भी जहाज़ से पीछे के रास्ते से उतरते हैं, फ़ौरन उस गाड़ी में पहुंच जाते हैं और वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 2 घंटे का टाइम दिया गया था मुल्ला उमर की तरफ से कि 2 घंटे में हाईजैकर्स को अपने लोगों के साथ इस सरजमीन को छोड़ना होगा, खाली कर देना होगा। दूसरी तरफ इस डॉक्यूमेंट्री में या वेब सीरीज़ में जो बताया गया है नेटफ्लिक्स में, वो ये कि लोग ओसामा बिन लादेन के घर पर गए थे। ओसामा बिन लादेन के घर पर इन लोगों की मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी, क्योंकि ओसामा बिन लादेन इन सब का इंतज़ार कर रहे थे। ये पूरी कहानी है। तो इस तरह 24 दिसंबर को ये जहाज़ हाईजैक हुआ और 31 दिसंबर को फ़ैसला हो सका। 6 से 7 दिन का वक्त लग गया और काफ़ी दिनों तक इसकी चर्चा होती रही क्योंकि इंडिया की हुकूमत को फ़ैसला करना पड़ा और मतलूब तरीन लोगों को छोड़ना पड़ा। मौलाना मसूद अजहर के बारे में कहा जाता है कि बाद में जाकर के उन्होंने जैश-ए मोहम्मद बनाया और 2001 में इंडिया की पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ उसमें उनका हाथ था। इसी तरह 2016 में पठानकोट का जो हमला हुआ या फिर 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, इन सब के पीछे मौलाना मसूद अजहर का हाथ था और इसलिए अभी तक बीजेपी हुकूमत की तनकीद होती है कि इन्होंने ख़तरनाक दहशतगर्दों को रिलीज़ किया था, छोड़ा था और बीजेपी इस मामले पर चुप हो जाती है या फिर कहती है कि हमारे लिए 176 आम शहरियों की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा अहम थी, वो चाह रहे थे कि उन सबको रिलीज़ किया जाए। इस वेब सीरीज़ में ये भी बताया गया कि जो लोग यहाँ आए थे, यानी इस जहाज़ में जितने पैसेंजर सवार थे उनमें एक इंडिया के सीनियर ऑफिसर या फर्स्ट हाई कमिश्नर भी सवार थे। और जब आईबी के पास वो लिस्ट आई तमाम पैसेंजर्स की, तो आईबी ने उस लिस्ट से उस नाम को खारिज कर दिया क्योंकि इनको लगा कि अगर उस नाम को भी हमने जारी कर दिया और मीडिया के ज़रिए उन तक खबर पहुंची तो हाईजैकर्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, नेगोशिएशन में, बातचीत में, और मुश्किल का रास्ता हमें इख्तियार करना पड़ेगा। तो उस नाम को निकाल दिया गया। इसका खुलासा क्या था? एक जर्नलिस्ट ने, क्योंकि तमाम लोग इंडिया में कवर कर रहे थे, लेकिन उस वक्त की एक लेडी जर्नलिस्ट थी, वो सीधे काठमांडू पहुंचती और काठमांडू में जब उसने पैसेंजर की लिस्ट को एयरपोर्ट से निकाला तो एक पैसेंजर मिसिंग थे इंडिया की लिस्ट के मुताबिक। यानी इंडिया में
एक जो पैसेंजर्स थे 179 की थी, वहाँ की लिस्ट में 180 थे, तो इंडिया की लिस्ट में एक को मिसिंग बताया गया था। ये सब कुछ इस वेब सीरीज़ में बताया गया है। अब इस वेब सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा हंगामा बरपा है वो एक नाम पर। दरअसल जितने हाईजैकर्स थे इन्होंने अपना एक कोडवर्ड तैयार कर रखा था, इन सब का एक कोडवर्ड था और उसी के ज़रिए आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक का नाम चीफ था, एक का डॉक्टर था, एक का बर्गर था, एक का नाम शंकर था, एक का भोला था। अब राइट विंग ग्रुप ने हंगामा बर्पा कर दिया कि अभिनव सिन्हा जिन्होंने इस वेब सीरीज़ को तैयार किया है, जितने लोग हैं ये सब लोग जानबूझ करके हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जो कोड वर्ड इन लोगों ने इस्तेमाल किया था, एक चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला एंड शंकर। अब इनको लगता है कि भोला और शंकर हिंदुओं के नाम होते हैं और हाईजैकर्स ने भी इसी तरह का नाम रखा था, इसलिए हमारी बदनामी हुई है। जो ओरिजिनल नाम थे इन हाईजैकर्स के वो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सभी के सभी पाकिस्तान से थे। एक का नाम था इब्राहिम अतहर, ये भावलपुर के थे। दूसरे थे शाहिद अख्तर सईद, ये गुलशन इकबाल कराची के थे। तीसरे थे सनी अहमद काजी, ये डिफेंस एरिया कराची के थे। चौथे थे मिस्त्री जहूर इब्राहिम, ये अख्तर कॉलोनी कराची के रहने वाले। और पांचवा नाम था शाकिर का, ये सुक्कर सिटी से बंदा था। इब्राहिम अतहर ये मौलाना मसूद अजहर के भाई थे छोटे। बकिया इसमें दूसरे थे इंडिया की हुकूमत का, या कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, उसने पूरा सपोर्ट किया था इन हाईजैकर्स को, उसका पूरा ताउन था और तभी ये जहाज़ हाईजैक हो सका। दूसरी तरफ इंडिया की IB को जहाज़ की हाईजैक हो जाने की 1 घंटा बाद चला इसका पता चला। हाईजैकर्स ने जहाज़ में 15 किलो RDX भी छुपा कर रख दिया था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो बाद में इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जहाज़ को उड़ाया जा सकता है। IB ने इसका भी अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन बहुत बाद में इसका पता चला। सवाल उठते रहे IB पर, रॉ पर कि इन लोगों को क्यों पता नहीं चल सका। अब जो हंगामा बरपा है, लोग ट्वीट कर रहे हैं इसी वजह से। अब देखिए ये एक ट्वीट कर रखा है विश्वजीत ने कि जिहादी आतंकवादी अपनी पहचान छुपाने के लिए हमेशा हिंदू नाम अपनाते हैं, लेकिन वेब सीरीज़ बनाते समय उनके असली नाम क्या थे यह क्यों नहीं बताया गया, क्यों छुपाया गया? क्या यह जिहादी मानसिकता है? इसकी भी जांच करनी चाहिए। एक और ने लिखा, आई वॉज रियली डिस्टर्ब्ड व्हेन द 1999 कंधार हाईजैक happened because I feared it would lead to another wave of Islamophobia which luckily didn't happen। ये नसरुद्दीन शाह का दरअसल कोट है। इस वेब सीरीज़ को जिन लोगों ने डायरेक्ट किया उसमें एक नाम नसरुद्दीन शाह का भी है। नसरुद्दीन शाह ने वज़ारत ख़ारजा के सीनियर सेक्रेटरी के तौर पर इसमें किरदार अदा किया, यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं गुफ्तगू में कि जिस वक्त ये प्लेन हाईजैक किया गया था उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 50 साल थी और मुझे लगा कि ये प्लेन मुसलमानों ने हाईजैक किया है, कंधार में इसको ले जाया गया है, तो इस्लामोफोबिया का बहुत ज़्यादा गलबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग इस्लाम को बदनाम करेंगे, तालिबान को बदनाम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तालिबान ने इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इंडिया की मदद की। तालिबान की अफ़गानिस्तान में सरकार थी और इंडिया ने तालिबान की सरकार को रिकग्नाइज़ नहीं कर रखा था, इंडिया ने तालिबान को तस्लीम नहीं किया था, कोई राब्ता नहीं था। लेकिन जब इंडिया ने राब्ता किया तो तालिबान ने पूरी तरह मदद की। और सबसे बड़ी मदद जो थी तालिबान की, मुल्ला उमर की, वो ये कि तालिबान ने 2 मुतालबा को खारिज कर दिया जिस पर हाईजैकर्स टिके हुए थे। एक था सज्जाद अफगानी की लाश का मामला और दूसरा था $200 मिलियन देने का मामला। इन दोनों मुतालबा को मुल्ला उमर ने ही खारिज कर दिया और उसके बाद ही नेगोशिएशन का, बातचीत का मामला आसान हो सका, वरना ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा था। पैसेंजर्स के लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया था, जहाज़ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, 6 दिन हो गए थे, टॉयलेट्स का फ्लैश वगैरह सब कुछ ख़राब हो गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी को हाईजैक किया जाए और एक जहाज़ में कैदी बना कर रखा जाए तो जो जेल होती है, काल कोठरी जिसको हम कहते हैं, या बिल्कुल हाई अलर्ट जेल जो होती है, उससे भी ज़्यादा बुरी हालत जहाज़ में तमाम लोगों की हो गई थी। सबके रिश्तेदार परेशान थे, लोग परेशान थे, ये सूरत हाल थी। तो इसमें नसरुद्दीन शाह के इस बयान को कहा गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि नसरुद्दीन शाह को इसी की फ़िक्र थी कि इस्लामोफोबिया ना बढ़ जाए। देखिए हिंदी पोस्ट ने क्या, ये समय प्लेन में 191 यात्री सवार थे, लेकिन नसरुद्दीन शाह की चिंता का विषय उनका जीवन नहीं बल्कि इस्लामोफोबिया था। तो कुछ लोग इस तरह पोस्ट करते हैं। तो ये पूरा मामला है, इस फ़्लाइट को हाईजैक किया गया था। ये नसरुद्दीन शाह है जिन्होंने सीनियर सेक्रेटरी का रोल अदा किया है। ये DRS है जो वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ज़िम्मेदार थे।
اور یہ پائلٹ بنے. اصل جو پائلٹ ہے وہ دوسرے تھے, شرن دیو. ان کا نام وجے شرما ہے غالباً, تو انہوں نے پائلٹ کا کردار ادا کیا ہے اس ویب سیریز میں. انہوں نے جسونت سنگھ کا کردار ادا کیا ہے جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے, اور اس لیڈی نے جرنلسٹ کا کردار ادا کیا ہے. تو یہ 5 فگر ہے. نیٹ فلکس پر یہ ویب سیریز موجود ہے. اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا. اور جو جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا, ایک مرتبہ میں نقشے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ہے کاٹھمنڈو, نیپال کے ایئرپورٹ. یہاں سے اس جہاز کو ہائی جیک کیا گیا. اس کے بعد اس جہاز کو آنا تھا نئی دلی, لیکن یہ جہاز آتا ہے امرتسر. امرتسر میں جہاز 45 منٹ رکا. اس کے بعد یہ جہاز دوبارہ لاہور آتا ہے. لاہور میں 2 مرتبہ لینڈنگ کی پرمیشن نہیں دی گئی, لیکن تیسری مرتبہ دینی پڑی اور ڈائریکٹ پرویز مشرف نے دی. اس کے بعد لاہور سے جہاز کو جانا تھا سیدھے قندھار, لیکن رات میں قندھار میں لینڈنگ کی فیسلٹی نہیں تھی, تو پھر لاہور سے جہاز دبئی آتا ہے, اور پھر دبئی سے قندھار میں جہاز صبح پہنچتا ہے. اس طرح جہاز کی لینڈنگ ہوتی ہے, اور 6 دنوں بعد بات چیت مکمل ہوئی اور جہاز ریلیز ہو سکا. اس پورے ویب سیریز میں اس کا بہت اچھا کردار دکھایا گیا ہے. اس کا جو نام ہے برگر, ویسے اوریجنل نام کچھ اور ہے جو یہاں میں نے بھی آپ کو بتایا تھا. تو اس کا جو کردار ہے بہت اچھے سے یہ ایئر ہوسٹس سے, تمام پیسنجر سے بات چیت کرتا ہے. یہ انگلش بولتا ہے, اس کو جہاز کی اندر کی معلومات ہے کہ کاکو جہاز میں ہوتا ہے. اور جو اس وقت کی ایئر ہوسٹس تھی اندرانی اور چھایا, ان سب سے اس نے بہت اچھے سے بات چیت کی. شروع میں جو اس کا سین دکھایا گیا کہ جیسے جہاز میں یہ برگر داخل ہوتا ہے, اس وقت اس کا الگ لک تھا. تو داخل ہوتے ہی چھایا جو ایئر ہوسٹس ہے اس سے پانی مانگتا ہے, وہ پانی دیتی ہے, یہ شکریہ ادا کرتا ہے. یہ ایک مرتبہ اور جب ریوالور دینے کے لیے اپنے ساتھی کو جاتا ہے تو چھایا کا نام دیکھتا ہے اور کہتا ہے نائس نیم. اور چھایا اور اندرانی بھی آپس میں بولتی ہے کہ بڑا کیوٹ ہے, بڑا ہینڈسم لڑکا ہے, آپس میں جو مذاق کا طریقہ ہوتا ہے. اور برگر سے ایک طرح سے دوستی ہو جاتی ہے تمام پیسنجروں کی. اور برگر ہمیشہ یہی کہتا ہے سب سے کہ ہم ایک مشن پر آئے ہیں, ایک مقصد کے لیے آئے ہیں, آپ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. آپ کی سرکار سے ہمارا معاملہ ہے, آپ کی سرکار جیسے ہی ہماری ڈیمانڈ کو پوری کر دے گی ہم آپ کو ریلیز کر دیں گے. تو یہ IC 814 ہائی جیک کی پوری کہانی ہے, پوری سٹوری ہے جو میں نے آپ کو شارٹ میں یہاں بتایا ہے. آپ نیٹ فلکس پر یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس وقت رائٹ ونگ نے بلا وجہ کا ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے, آپ کو کیسی لگی ہماری ویڈیو, کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.